हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लेक्चर नंबर 4 में स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देखेंगे जैसे कि वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड। ठीक है, और लास्ट में देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पर बेस्ड होगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के विषय में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत ही आसान सा टॉपिक है और इजी होगा। तो देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहता है कि एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेव। और ये वेव जो होते हैं वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। ठीक है ना। क्या बोला ये थ्योरी कि एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम, दिस थ्योरी लिख सकते हो आप, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द एनर्जी transmitted from one body to another body। ठीक है ना, one body to another body in the form of wave। ओके, एंड दिस वेव जो है, ये जो वेव है वो किस स्पीड से ट्रेवल करेंगे, तो लाइट की स्पीड से। ठीक है। फॉर्म ऑफ वेव ट्रेवल इन द स्पेस, लिख सकते हो ट्रेवल, लिख लो डेफिनेशन, समझने में आसान होगा। इन द स्पेस with the same speed as light। ठीक है बच्चों, पता है आपको लाइट की स्पीड हम लोग कितना मान के चलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इसी वेव को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, या फिर रेडिएंट एनर्जी। तो ध्यान देंगे, रेडिएंट एनर्जी को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, उसको प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो आप नोट में इसको भी याद रखोगे कि द रेडिएंट एनर्जी डू नॉट नीड एनी मीडियम। ठीक है, द रेडिएंट एनर्जी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है रेडिएंट एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखना, द रेडिएंट एनर्जी डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ठीक है, याद रहेगा ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप बता सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या क्या, जैसे रेडियो वेव जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडियो वेव्स। इसके अलावा माइक्रोवेव्स, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आते हैं, माइक्रोवेव्स। ठीक है, इसके अलावा आपने इंफ्रारेड रेज का नाम सुना होगा, इंफ्रारेड रेज, ये सब रेडिएंट एनर्जी दैट इज माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाते हैं। कॉस्मिक वेव्स आपने सुना होगा। ठीक है, इत्यादि, ये सारे जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ में आ गया कि ये जो है एनर्जी ट्रांसमिट होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी, किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, और ये जो ट्रेवल करेगा विद द स्पीड ऑफ लाइट। और लाइट की स्पीड कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। और इसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में आपने देखा रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव एंड कॉस्मिक रेज। ठीक है ना। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज इसमें आप ध्यान देंगे कि ये जो रेडिएंट एनर्जी है इसके पास दो फील्ड्स होते हैं। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, और दोनों जो है 90 डिग्री पर ट्रेवल करते हैं। तो नोट में एकदम दिमाग में बैठा लोगे कि द रेडिएंट एनर्जी, ठीक है ना, हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, and travel at right angle to this field। इस फील्ड से कितने, दोनों फील्ड कितने बनाएंगे, टू दिस फील्ड कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे बच्चों, 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए दोनों क्या होंगे, ट्रेवल करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे कि देख लो, इसका आप सिंपल
वेव का जो डायरेक्शंस बनाते हैं कुछ इस तरीके से बनाते होंगे, ठीक है, ऐसे बनाते हो ना, कोई भी वेव जो है इस तरीके से प्रोपोगेट होते हैं। ऐसे वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, दो प्रकार का वेव है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा ट्रांसवर्स वेव। और ये कहाँ से वेव क्रिएट हो रहे होंगे, कोई ना कोई वाइब्रेटिंग सोर्स होगा, कोई ना कोई वाइब्रेटिंग सोर्सेस। अब ये वाइब्रेटिंग सोर्सेस की वजह से ये वेव क्या हो रहे हैं, प्रोपोगेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला हाइट बच्चों, इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड ये हाइट कहलाएगा, और ये वाला पूरा पॉइंट क्या कहलाया, क्रेस्ट कहलाया। और ये जो है ये नीचे वाला पॉइंट, इसको हम लोग ट्रॉफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रॉफ, ठीक है। तो ध्यान देंगे, दो क्रेस्ट के बीच का अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग लेमडा बोलते हैं। लेमडा दैट इज वेवलेंथ होता है। अभी हम लोग एक एक करके सभी के डेफिनेशंस को देखेंगे। वेवलेंथ हो, फ्रीक्वेंसी हो, टाइम पीरियड हो, वेलोसिटी हो, वेव नंबर हो, एम्पलीट्यूड हो, सभी को, ठीक है। बट अभी आप ध्यान देंगे कि ये जो वेव है, ये क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस को क्या कहोगे, वेवलेंथ। उसी तरह आप दो ट्रॉफ के बीच के डिस्टेंस को क्या कह सकते हो, वेवलेंथ। या फिर एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन जो होता है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायरेक्शन आगे बढ़ने का, इसको बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। क्या बोलोगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। समझ में आ रहा है ना। तो ये अपर मोस्ट पॉइंट क्या कहलाएगा, याद रखना, इसको हम लोग क्रेस्ट बोलेंगे। लोअर मोस्ट पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रॉफ बोलेंगे। और दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलोगे, वेवलेंथ बोलोगे। दो ट्रॉफ के बीच के डिस्टेंस को भी आप वेवलेंथ बोलोगे। या एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन जो होगा वो वेवलेंथ कहलाएगा। जैसे ये 0 डिग्री से अगर स्टार्ट होता है तो ये हो जाएगा आपका π/2, ये 0 डिग्री, ये पाई 180 डिग्री, ये 3π/2 270 डिग्री, और ये 2π 360 डिग्री। तो ये पूरा एक कंप्लीट 360 पे एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन बनेगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो टर्म्स यूज करने वाले हैं, अभी जैसे मैंने वर्ड यूज किया वेव लेंथ, दैट इज लेमडा, ठीक है ना। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाय डेफिनेशन, तो देखो जैसे कि अब हम लोग सेकेंड पॉइंट को देखेंगे, इम्पोर्टेंट टर्म्स को। इसमें पहला आ जाएगा वेव लेंथ। क्या आ जाएगा, वेव लेंथ। अभी आपने देखा वेव लेंथ को हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, LAMBDA होता है शायद, ठीक है ना, लैम्डा। तो देखो इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस। अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप से आप वेवलेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। दो बिटवीन नियरेस्ट क्रेस्ट या ट्रॉफ या एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन के बीच का डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। तो लिखोगे इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस between the nearest crest और trough, ठीक है। इसको बोलेंगे बच्चों हम लोग लेमडा, दैट इज वेवलेंथ, ठीक है। और याद रखना ये जो इसका जो मेजरमेंट होता है वो एंगस्ट्रॉन्ग में होता है। किस चीज में होता है, इट इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉन्ग। क्यों, क्योंकि देखो ये वेवलेंथ, ये वेव्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। आप समझते हो, अगर मान लो कि 1 Hz आप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसका मतलब 1 सेकंड में 1 ऑक्सीलेशन। वहीं पे अगर आप 100 Hz बोलोगे तो समझते हो 1 सेकंड में 100 कंप्लीट ऑक्सीलेशन। इसको हम एक ऑक्सीलेशन यहाँ से यहाँ तक को बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक को। और मान लो अगर 100 Hz कहने का मतलब हो गया कि 1 सेकंड में 100 टाइम्स ये मूव कर गया। अब सोच सकते हो कि वो कितना छोटा छोटा जो है डिस्टेंस होगा। बात समझे कि नहीं। इसीलिए हम लोग वेवलेंथ को क्या चीज में रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, ठीक। इसको क्या पढ़ोगे, एंगस्ट्रॉम, ठीक। इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, एक एंगस्ट्रॉम, ठीक, वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। या आप इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो जाएगा। बस 100 से हमने क्या किया, मीटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻⁸ बन जाएगा, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, याद रहेगा। चलो इसके बाद सेकेंड टर्म जो है हम लोग इसमें देखेंगे फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। किसको देखेंगे, फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। याद रखना,
क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ वेव, द नंबर ऑफ वेव्स which pass through a point, which passes through a point in 1 second, ठीक है, in 1 second। और इसको जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं हर्ट्ज में करते हैं, HZ, क्या बोलोगे, HZ। तो नोट में लिख लोगे, इट इज मेजर्ड, इट इज मेजर्ड इन HZ, ठीक है। HZ बोले तो हर्ट्ज, ठीक है, या फिर हर्ट्ज बोलो, या पर सेकेंड बोलो, या CP बोलो, CP बोले तो साइकिल पर सेकेंड, क्या बोलोगे, साइकिल पर सेकेंड, ठीक है, याद रखेंगे ना। तो 1 HZ कितना के बराबर हो जाएगा, 1 पर सेकेंड हो जाएगा, या 1 CP हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी। थर्ड टर्म बच्चों हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं टाइम पीरियड, क्या यूज करेंगे, टाइम पीरियड, ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड को कैसे डिफाइन करोगे, तो टाइम टेकन बाय वेव टू पास थ्रू वन ऑक्सीलेशन, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में जो समय लगा उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोला जाएगा, टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू वन ऑक्सीलेशन, ठीक है, वन ऑक्सीडेशन। इसलिए टाइम पीरियड बराबर 1/ν आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1/ν, दैट इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, क्या बोलोगे, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज नोन एज टाइम पीरियड, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अभी इस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं। अब देखो टाइम पीरियड के बाद नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी वर्ड को आप याद रखना, वेलोसिटी दैट इज आप भी सी कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो किसी भी वेव की वेलोसिटी क्या है, एक सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट किस रेट से तय किया, वो रेट क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, क्या बोलोगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो उसकी रेट क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। इसलिए आप c बराबर लेमडा अपॉन क्या लिख सकते हो, t, क्या लिख सकते हो, c बराबर लेमडा अपॉन t। और अभी आपने देखा यहाँ पे एक फार्मूला 1/t को हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से 1/t बराबर न्यू कह सकते हो ना। जैसे देखो 1/t बराबर कितना, न्यू। तो आप यहाँ पे c बराबर लेमडा इंटू क्या लिख सकते हो, न्यू। तो c बराबर न्यू लेमडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, c बराबर न्यू लेमडा। क्लियर है ना, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसकी यूनिट आप आराम से निकाल सकते हो। देखो लेमडा लेंथ हो गया डिस्टेंस मीटर, और ये पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी की क्या होती है, यूनिट होती है। क्लियर है ना। तो ध्यान देना कि ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ये लेमडा का क्या होगा, याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी लेमडा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बोलो। फ्रीक्वेंसी जो होगा लेमडा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। क्या चीज हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो फ्रीक्वेंसी इधर आ जाएगा तो c बाय न्यू बराबर क्या बनेगा, लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी जो हो गया लेमडा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 5 नंबर में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वेव नंबर, ठीक है। 5 नंबर में वेव नंबर। बच्चों वेव नंबर को हम लोग न्यू के ऊपर बार रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, न्यू के ऊपर बार, ठीक, इस तरीके से। तो देखो कैसे डिफाइन करोगे, तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। कहने का मतलब नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर, दैट इज नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर, लेंथ, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितने वेव्स प्रेजेंट होंगे, जैसे मान लो कि ये जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में मान लो यहाँ पे कितने वेव निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो यही वेव्स जो बने वो कहलाएगा वेव नंबर, ठीक है।
समझ में आ रहा है ना? 1 सेकेंड में मान लो कि यहाँ पे 1 सेकेंड में 1 2 3 वेव निकले, तो ये क्या कहलाएगा? वेव नंबर 3 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ बोलो या नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर को हम लोग क्या बोलेंगे? वेव नंबर बोलेंगे। फिर छठा देखो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को आप ए लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करोगे? तो हाइट ऑफ द क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था, ये जैसे हाइट देखो क्या हो गया क्रेस्ट का, और ये देखो ट्रफ का डेप्थ हो गया। ये हाइट का क्रेस्ट का हाइट हो गया और ये ट्रफ का डेप्थ हो गया, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। ठीक, तो कैसे डिफाइन करोगे? इट इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। ठीक है, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो ये सारा वर्ड आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड। अब हम लोग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे बेस्ड। तो चलो एक एक करके समझते हैं सारे न्यूमेरिकल्स को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखोगे कि द विविध भारतीय स्टेशन the विविध भारतीय स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया ब्रॉडकास्ट। The विविध भारतीय स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया ब्रॉडकास्ट ऑन a frequency of 1368 किलो HZ। ठीक है ना, किलो HZ KHZ। ओके, आपको बोल रहा है कैलकुलेट द wavelength of the electromagnetic waves emitted by the transmitter। ठीक है, emitted by the transmitter। अच्छा सवाल है, ये बोल रहा है कि विविध भारतीय स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया ब्रॉडकास्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे दिया है 1368 किलो हर्ट्ज। आपको बताना है कि वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होगा। ये जो ट्रांसमीटर के द्वारा जो वेव जनरेट हो रहा है, यहाँ से इमिट हो रहा है, उसका क्या वेवलेंथ होगा। तो देखो बच्चों, दिया हुआ क्या क्या है? दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी दिया है 1368 KHZ बोलते किलो हर्ट्ज। इसको आप हर्ट्ज में अगर कन्वर्ट करोगे तो 1368 को आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा 1000 से, क्योंकि एक KHZ में 1000 HZ होते हैं। बात समझ रहे हो ना? तो ये 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो दूसरा आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ जो लाइट होती है c, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। चूंकि मैंने अभी बताया कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। तो आपसे लेमडा का वैल्यू पूछ रहा है। तो अभी आपने फार्मूला डिराइव किया था c बराबर न्यू लेमडा। क्या डिफाइन किया था? देखो यहाँ पर आपने c बराबर न्यू लेमडा डिफाइन किया था, तो वही फार्मूला हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लगाएंगे c बराबर न्यू लेमडा। ठीक है, यहाँ से आप लेमडा निकाल सकते हो c/न्यू। ठीक, तो c हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸, और न्यू जो दिया है 1368 × 10⁻। यहाँ पे देखो 1000 है तो 1000 को लिख सकते हो 10⁻3। ठीक है, इसको देखो इससे हम काटेंगे तो 10⁵ आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करोगे 3 पे कितने जीरो? 5 जीरो आ जाएंगे। 3 लाख बटा 1368। तो अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 लाख में कितना से? 1368 से। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 1368, तो ये आ जाएगा बच्चों 219.298 आ रहा है। ओके, तो इसको आप राउंडिंग में लिख सकते हो 219.3। ठीक है, और ये यूनिट हो जाएगा मीटर। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। चलो इसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट वेव नंबर। न्यू के ऊपर हम लोग बार लगाते हैं इस तरीके से, इन पर सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड न्यू ऑफ येलो रेडिएशन। न्यू भी पूछ रहा है ना, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ऑफ येलो
रेडिएशन हैव वेवलेंथ दे दिया है, हैव वेवलेंथ। तो बच्चों कितना दिया है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ दे दिया है 5800 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हमसे वेव नंबर बोल रहा है, पर सेंटीमीटर में निकालो, और फ्रीक्वेंसी हमसे पूछ रहा है येलो रेडिएशन का, जिसका वेवलेंथ कितना दिया है 5800 एंगस्ट्रॉम। तो देखो अभी हम लोगों ने निकालना सीखा था ना, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, दैट इज 1/5800 एंगस्ट्रॉम। और अभी आपने बोला यहाँ पे पर सेंटीमीटर में, तो एंगस्ट्रॉम का वैल्यू आपने सेंटीमीटर में पढ़ा था। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर मीटर में लिखते तो 10⁻⁻8 10⁻10 हो जाता मीटर में, और सेंटीमीटर में 10⁻⁻8। तो ये कितना होगा 5800 इंटू 10⁻⁻8। ये -8 आप ऊपर भेज सकते हो, तो क्या हो जाएगा 10⁻+8 अपॉन 5800। तो ये देखो 00 इससे कैंसिल करोगे तो 10⁻6 अपॉन 58 हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻6 का मतलब क्या हो गया 10 lakhs हो गए। कितने हो गए 10 lakhs। 10 lakhs में हम लोग 58 से डिवाइड करते हैं, तो 10 lakh डिवाइडेड 58, तो आ रहा है बच्चों 17241.379। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो 17241.44 सेंटीमीटर, ऊपर जाएगा तो पर सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये आपका निकल गया क्या चीज़, वेव नंबर निकल गया। अब दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो लिखेंगे चूंकि सी बराबर क्या होता है न्यू लेमडा, तो आप यहाँ से न्यू का वैल्यू निकाल सकते हो सी अपॉन लेमडा। ठीक है, इसलिए न्यू बराबर सी की वैल्यू सी अपॉन लेमडा, तो 1/λ हो गया, वेव नंबर हो गया ना यहाँ पे 1/λ इंटू सी कर दे। अब आपको पता है 1/λ आप यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हो 1/λ, तो वेव नंबर इंटू कितना सी, और वेव नंबर का वैल्यू आपने निकाला है 17241.44, और लाइट की जो आपने वेलोसिटी लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये देखो मीटर पर सेकेंड है और ये है सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर में निकला है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा 1724144 इंटू 3 इंटू 10⁻10 हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया पर सेंटीमीटर और ये हो गया सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर देखो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, होगा ना, तो ये पर सेकेंड ऊपर चला जाएगा। अब हम लोग को करना क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 1.724144 इंटू 3 इंटू 10 पे पावर, देखो यहाँ 1 पॉइंट लिए हैं तो 4 डिजिट है, तो 10 पे पावर 4 इंटू 10 पे पावर 8 हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो 8 4 12 हो गया ना, 8 4 कितना हो गया 12। इसको आप गुना करोगे तो कितना आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने अभी 8 ही लिखा है, सॉरी। जब मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना होगा 10, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा ना, मैंने 8 ही लिखा था। चलो, तो ये कितना हो जाएगा 14, और इसको मैं 1.72 सिर्फ ले लेता हूँ इंटू 3 इंटू 10⁻, कितना होगा 14। ठीक है, 72 लिख सकते हैं ना, तो 3 दूना 6, 3 7 21 के 1 बचा 2, 3 का 3 2 5, 5.16 इंटू 10⁻4। ओके, तो ये क्या चीज में हो जाएगा पर सेकेंड में होगा। इस तरीके से आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, याद रखना 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के क्या होता है बराबर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, अच्छा सवाल है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकुलर रेडियो स्टेशन, क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन पे सेट कर लिए। पार्टिकुलर रेडियो स्टेशन, पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट का मतलब प्रसारण करना होता है ना। A particular radio station broadcast at a frequency
एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1120 किलो हर्ट्ज, ठीक है। और अनदर रेडियो स्टेशन के विषय में बोल रहा है, ब्रॉडकास्ट another radio station broadcast at a frequency of 98.7 मेगा MHz, ठीक है ना, मेगा हर्ट्ज। अब आपसे सवाल बोल रहा है कि व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम ईच स्टेशन, ठीक है। तो अच्छा सवाल है और बहुत सिंपल सा है कि पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी दे रहा है 1120 किलो हर्ट्ज, और दूसरा रेडियो स्टेशन का जो है प्रसारण उसकी फिर जो फ्रीक्वेंसी है वो 98.7 मेगा हर्ट्ज है, ठीक है। तो हमसे वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन पूछ रहा है प्रत्येक रेडियो स्टेशन का। तो देखो यहाँ पर आप फार्मूला क्या लगाओगे, फॉर फर्स्ट रेडियो स्टेशन, ठीक है, दोनों के लिए तो सेम फार्मूला लगेगा। तो लेमडा बराबर हो जाएगा सी बाय न्यू, ठीक है ना, लेमडा बराबर सी बराबर होता है न्यू लेमडा, तो लेमडा बराबर कितना, सी बाय न्यू। तो लेमडा इज इक्वल टू सी की वैल्यू होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी 1120 किलो हर्ट्ज। अब किलो हर्ट्ज को आपको बदलना पड़ेगा किस चीज में, हर्ट्ज में। तो 3 × 10⁸, और ये हो गया 1120 गुना हो जाएगा 10⁻3, ये हो गया हर्ट्ज, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको काटोगे तो 10⁵, तो 3 × 10⁵ का मतलब कितना हो गया, 3 लाख हो जाएगा बटा 1120। इसको इससे काट दो तो ये हो गया 30,000 डिवाइडेड बाय 112। तो 30,000 में डिवाइड करेंगे 112 से ना, तो आएगा 267.85, ये मीटर हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरीके से हम लोग सेकेंड रेडियो स्टेशन के लिए निकालेंगे, फॉर सेकेंड रेडियो स्टेशन। देखो बच्चों, सेकेंड रेडियो स्टेशन के लिए लेमडा जो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर 98.7 मेगा हर्ट्ज है, ठीक है। अब में 1 मेगा हर्ट्ज जो होता है 10⁶ हर्ट्ज के बराबर होता है। तो ये 3 × 10⁸, और ये 98.7 × 10⁶ हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको काटोगे तो 10⁻², तो ये हो गया 10⁻² बोले तो 300 डिवाइडेड बाय 98.7। तो 300 डिवाइडेड बाय 98.7 को अगर भाग दे रहे हैं 300 भागा 98.7, तो आंसर आ जा रहा है 3.0395 मीटर आ जा रहा है। क्लियर है ना। तो पहला रेडियो स्टेशन का जो वेवलेंथ था वो 267.85 मीटर था, और दूसरा का कितना है 3.0395 मीटर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का लेक्चर रहेगा किस पर बेस्ड, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड। चलो एक और क्वेश्चन ले लो इससे। जैसे सवाल बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग would it take a radio wave of frequency 3 into दे रहा है 10⁻³ per second to travel from मार्स टू अर्थ। ठीक है ना, मार्स टू कहाँ दे रहा है, अर्थ। a distance of 8 into 10⁻⁷ किलोमीटर। बहुत सिंपल सा सवाल है बच्चों। हाउ लॉन्ग का मतलब समय हो गया है। यहाँ पर बोल रहा है कि रेडियो वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 6 into 10⁻³ पर सेकेंड है, उसको मार्स से अर्थ पे ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप नॉर्मल फार्मूला लगा दो। क्या, तो स्पीड बराबर होता है क्या चीज, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड बराबर हो जाएगा
डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। नहीं तो हम लोग डायरेक्ट जो है आंसर निकाल सकते हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोल दो ना। तो देखो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो ध्यान देंगे डिस्टेंस दिया है आपका 8 इंटू 10⁻⁷ किलोमीटर, किलोमीटर, और स्पीड दे दिया है, बताओ कितना, स्पीड आपको पता होना चाहिए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो स्पीड यहाँ फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे मतलब नहीं है, बस हमें टाइम निकालना था तो हम टाइम को मेंशन कर रहे हैं। ओके, अब ये मीटर पर सेकेंड है, ये किलोमीटर में है, तो 8 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1000 कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर में। ओके, और नीचे जो है 3 इंटू 10⁸ ये मीटर पर सेकेंड में होगा, सेकेंड ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, काटो इसको, इसको इससे काटोगे तो 10⁵ कट जाएगा, इसको इससे काटोगे तो 10⁻² कट जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये 10⁻² बोले तो 100 हो गया, तो 800 डिवाइडेड बाय कितना 3, 800 डिवाइडेड बाय 3। अब 800 में 3 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, 800 डिवाइडेड बाय 3 आ रहा है 800 डिवाइडेड बाय 3 266.66 सेकेंड आ रहा है। ठीक है, अब 266 को हम डिवाइड कर दे रहे हैं 60 से, तो 24 240, तो देखो ये जो आएगा तक करीब करीब 4 मिनट और राउंड फिगर में मैं लिख देता हूँ 24 सेकेंड। ठीक है, 4 मिनट 24 सेकेंड, तो इतना समय लग जाएगा। ओके, रेडियो वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी इतना है उसको मार्स से अर्थ में ट्रेवल करने के लिए इतना सेकेंड में वो वेव जो है पहुंच जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट और क्या होते हैं वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड, और इस पर बेस्ट हम लोगों ने क्या देखा, न्यूमेरिकल्स देखा। तो आप एक बार अच्छे से देख लो, नोट्स आप मिला सकते हो। ठीक है, देखो जो भी पढ़ाई करो इसको लिखते जाओगे तो आपका देखो एक नोट्स भी बन जाएगा और समझ में भी आएगा, और इसी पर बेस्ड जो है आप लोग के स्कूल में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, बेसिक सवाल हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये डेटा जो है आज मैंने आपको सारा पढ़ाया। ठीक, फिर ये देखो लास्ट न्यूमेरिकल्स है, आप इस पे वर्कआउट करोगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, चलो तब तक के लिए धन्यवाद।